नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाई ब्लॉक एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के कोड ऑफ कंडक्ट यानी कम्युनिटी आचार संहिता के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है, पाई कम्युनिटी कोड ऑफ कंडक्ट। अब एक आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट सुनने में थोड़ा सूखा लग सकता है ना? हाँ, थोड़ा बोरिंग सा लगता है। पर असल में ये किसी भी ऑनलाइन स्पेस का, किसी भी कम्युनिटी का एक तरह से संविधान होता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या नियमों की एक लिस्ट, मतलब क्या वो सच में एक सकारात्मक, एक अच्छी संस्कृति बना सकती है, या फिर वो सिर्फ बुरे बर्ताव पे लगाम लगाने की एक कोशिश है? हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी दस्तावेज के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि हर ऑनलाइन कम्युनिटी इसी दुविधा से, मतलब इसी प्रॉब्लम से जूझती है। सही बात है कि क्या आप ऊपर से नियम थोपते हैं या फिर एक ऐसी जमीन तैयार करते हैं जहां अच्छी संस्कृति अपने आप पनपे। यह पाई दस्तावेज दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ ये मत करो की सूची नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक विजन पेश करता है कि कम्युनिटी को कैसा महसूस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। दस्तावेज की शुरुआत में ही इसका जो पहला लक्ष्य बताया गया है वो है कि अलग अलग और विविध पृष्ठभूमि से ज्यादा योगदानकर्ताओं को शामिल करना। हाँ, मतलब डाइवर्सिटी। और इसके लिए वो एक दोस्ताना, सुरक्षित और स्वागत योग्य वातावरण बनाने का वादा करते हैं। और ये सबके लिए है, चाहे किसी का लिंग, धर्म, जाति कुछ भी हो। हाँ, पर ये तो आजकल हर कोई कहता है ना? वही तो, इसमें नया क्या है? नया है शब्दावली पर। आप अगर ध्यान दें, दोस्ताना, सुरक्षित और स्वागत योग्य, ये बहुत ही सक्रिय और इमोशनल शब्द है। ये सिर्फ न्यूट्रल रहने का वादा नहीं है, ये पॉजिटिव होने का वादा है। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम कुछ बुरा नहीं होने देंगे। बिल्कुल। कई पुराने कोड ऑफ कंडक्ट बहुत लीगल भाषा में लिखे होते थे, जैसे उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, देखा है मैंने। लेकिन ये भाषा एक कदम आगे जाती है। ये कह रही है कि हम सिर्फ आपको बुरे अनुभवों से नहीं बचाएंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि आपका अनुभव अच्छा हो। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक घोषणा पत्र है। बिल्कुल। न कि सिर्फ एक नियम पुस्तिका। सही कहा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कानूनी ढाल नहीं है, बल्कि एक मिशन स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? ये ओपन कल्चर और अच्छी नागरिकता को बढ़ावा देने की भी बात करता है। अब ये अच्छी नागरिकता क्या है? मतलब सुनने में थोड़ा अस्पष्ट लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर यह दस्तावेज ज्यादातर कोड ऑफ कंडक्ट से अलग हो जाता है। कैसे? ये अच्छी नागरिकता को परिभाषित करता है। ये कहता है, अपने कार्यों और समुदाय पर उनके प्रभावों के बीच संबंधों को पहचानना और मजबूत करना। ये तो काफी गहरा विचार है ना? ये कह रहा है कि आप सिर्फ एक यूजर या कंज्यूमर नहीं है, आप एक नागरिक हैं। और आपके हर एक्शन का, हर कमेंट का पूरे समुदाय पर एक लहर की तरह असर पड़ता है। इसको एक उदाहरण से समझाइए, मतलब असल में इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, सोचिए एक नया सदस्य एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब FAQ में आसानी से मिल सकता है। हाँ, ये तो बहुत होता है। अब एक औसत सदस्य उसे अनदेखा कर सकता है या शायद थोड़ा चिढ़कर कह सकता है, जाकर नियम पढ़ो। राइट। लेकिन इस परिभाषा के तहत एक अच्छा नागरिक क्या करेगा? वो शायद कहेगा, अरे स्वागत है, इस सवाल का जवाब आपको इस लिंक पर मिल जाएगा। वैसे यहाँ कुछ और रिसोर्सेज भी हैं जो नए लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अच्छा। देखिए, दोनों ही मामलों में कोई नियम नहीं तोड़ा गया, लेकिन दूसरे एक्शन ने सक्रिय रूप से समुदाय की संस्कृति को बेहतर बनाया। मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ मॉडरेटर पर नहीं, हर सदस्य पर डालता है। बिल्कुल, हर एक सदस्य पर। तो ये सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं ज्यादा है। ये सक्रिय रूप से एक मददगार माहौल बनाने के बारे में है। सही। और इसी से जुड़ा हुआ इनका अपेक्षित व्यवहार वाला सेक्शन है। इसमें 4 बातें बताई गई हैं। पहली है, प्रामाणिक और सक्रिय तरीके से भाग लें। और वो प्रामाणिक शब्द, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये दिखाता है कि कम्युनिटी सतही बातचीत या सिर्फ मीम पोस्ट करने के बजाय वास्तविक सार्थक जुड़ाव को महत्व देती है। ये कह रहा है, आप जैसे हैं वैसे आएं, लेकिन पूरी तरह से आएं। मतलब सिर्फ चुपचाप बैठे रहने के बजाय। हाँ, सकारात्मक योगदान को प्रोत्साहित करता है, जो सीधे तौर पे अच्छी नागरिकता के विचार से जुड़ा है। दूसरा और तीसरा पॉइंट एक साथ दिलचस्प है। अपनी वाणी और कार्यों में विचार और सम्मान का प्रयोग करें और टकराव से पहले सहयोग का प्रयास करें। हाँ, ये दूसरा वाला, टकराव से पहले सहयोग, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
पर क्या ये ऑनलाइन दुनिया में वाकई काम करता है? ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ना? जहां एल्गोरिदम अक्सर टकराव और गुस्से को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। ये निर्देश प्लेटफॉर्म के डिफॉल्ट डिजाइन और इंसानी फितरत दोनों के खिलाफ जाता है। ज्यादातर ऑनलाइन स्पेस डिफॉल्ट रूप से टकराव वाले होते हैं। तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये मॉडरेटर्स और कम्युनिटी लीडर्स को एक शक्तिशाली टूल देता है। जब दो सदस्य आपस में भिड़ रहे हों तो वे कह सकते हैं, 1 मिनट रुकिए, हमारे कोड के अनुसार आपको पहले सहयोग करने का प्रयास करना होगा। अच्छा। क्या आप दोनों ने कोई कॉमन ग्राउंड खोजने की कोशिश की है? ये बहस की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये थोड़ा आदर्शवादी है। हाँ, आदर्शवादी है, लेकिन एक साझा आदर्श होना भी तो जरूरी है। सही बात है। तो एक तरफ तो ये सकारात्मक व्यवहार हैं जिनकी वे उम्मीद करते हैं। हाँ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, जो नहीं करना है। हाँ, वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता? दस्तावेज में अस्वीकार्य व्यवहारों की एक लंबी सूची है जिसे यह सीधे सीधे उत्पीड़न या हैरेसमेंट कहता है। हाँ, इसमें कुछ चीजें तो स्पष्ट हैं, जैसे हिंसा की धमकी या भेदभावपूर्ण भाषा, लेकिन कुछ बहुत विशिष्ट हैं। हाँ, और वो जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो दिखाती हैं कि यह दस्तावेज लिखने वालों ने ऑनलाइन दुनिया की वास्तविकताओं पर ध्यान दिया है। जैसे यह सिर्फ ये नहीं कहता कि निजी जानकारी साझा ना करें, यह विशेष रूप से डॉक्सिंग शब्द का उपयोग करता है। अच्छा, डॉक्सिंग यानी किसी की निजी जानकारी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से पोस्ट करना या पोस्ट करने की धमकी देना। डॉक्सिंग को शामिल करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह दिखाता है कि यह नियम केवल प्लेटफॉर्म के अंदर के संवाद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन व्यवहार के रियल वर्ल्ड में होने वाले खतरों को भी पहचान रहे हैं। सही बात है कि धुंधली रेखा को समझने में फेल हो गई। इसका उल्लेख यह स्वीकार करना है कि कम्युनिटी की जिम्मेदारी स्क्रीन पर खत्म नहीं होती। सूची में एक और दिलचस्प बात है, सामुदायिक कार्यक्रमों में लगातार बाधा डालना। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति को परेशान करने के बारे में नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे समुदाय के स्वास्थ्य के बारे में है। ये उस ट्रोल या बैड एक्टर को टारगेट करता है जो जानबूझकर हर बातचीत को पटरी से उतारता है। मुझे एक ऑनलाइन फोरम याद है जहां ऐसा कोई नियम नहीं था। एक ही व्यक्ति ने हर सार्थक चर्चा में घुसकर उसे बर्बाद कर दिया और धीरे धीरे सब अच्छे सदस्य चले गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। उस एक व्यक्ति ने पूरे समुदाय को खत्म कर दिया। इसलिए ये नियम एक व्यक्ति को पूरे समूह के अनुभव को बंधक बनाने से रोकता है। तो ये समुदाय के कामकाज की रक्षा करता है। एग्जैक्टली। एक और बिंदु है भेदभावपूर्ण चुटकुले और भाषा। अब इसे लागू करना तो बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये ग्रे एरिया है। जो एक संस्कृति में मजाक है, वो दूसरी में गंभीर अपमान हो सकता है। एक ग्लोबल कम्युनिटी में मॉडरेटर ये कैसे तय करते हैं कि सीमा कहाँ है? ये मॉडरेटरों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और ये इस दस्तावेज की एक सीमा भी हो सकती है। ये नियम इरादे बनाम प्रभाव की बहस को सामने लाता है और ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रभाव को प्राथमिकता देता है। मतलब अगर किसी को आपकी बात से ठेस पहुंची है तो ये मायने नहीं रखता कि आपका इरादा मजाक करने का था। लेकिन ये तो बहुत जटिल है। हाँ, सांस्कृतिक रूप से बहुत जटिल हो सकता है। जो सफल कम्युनिटीज होती हैं वे आमतौर पर बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश बनाती हैं और अपने मॉडरेटरों को कल्चरल सेंसिटिविटी पर ट्रेन करती हैं। तो ठीक है, मान लीजिए किसी ने नियम तोड़ दिया, अब क्या? दस्तावेज कहता है कि अस्वीकार्य व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिसे भी रुकने के लिए कहा जाएगा उससे तुरंत पालन करने की उम्मीद की जाती है। ये भाषा बहुत दृढ़ है। हाँ, तुरंत पालन करें। ये जो वाक्यांश है ये बातचीत या बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल। ये मॉडरेटरों को अधिकार देता है और एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि नियमों को गंभीरता से लिया जाता है। जब आग लगी हो तो आप बहस नहीं करते, आप पहले आग बुझाते हैं। सही, यही सिद्धांत है। और परिणामों के बारे में क्या? ये कोई एक सजा सबके लिए एक जैसी वाली प्रणाली नहीं है। यहाँ परिणामों की एक पूरी श्रृंखला है। अस्थायी या स्थायी प्रतिबंध, विशेषाधिकार हटाना, सामग्री हटाना वगैरह। ये लचीलापन अच्छा है या बुरा? ये एक दोधारी तलवार है। अच्छा। एक तरफ ये लचीलापन जरूरी है क्योंकि हर उल्लंघन अलग होता है। एक पहली बार की छोटी सी गलती और बार बार जानबूझकर किए जाने वाले उत्पीड़न के बीच बहुत बड़ा अंतर है। बात तो सही है। जोखिम है पक्षपात का, बायस का। कैसे? अगर एक ही उल्लंघन के लिए दो लोगों को अलग अलग सजा मिलती है तो ये समुदाय में अविश्वास और नाराजगी पैदा कर सकता है। हाँ, लोग कहेंगे कि मॉडरेटर अपने दोस्तों पर नरम है। बिल्कुल, या जिन्हें वे नापसंद करते हैं उन पर सख्त हैं।
इसीलिए इस तरह की प्रणाली के साथ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सफल समुदाय अक्सर मॉडरेटर के निर्णयों का एक पब्लिक लॉग रखते हैं, बिना निजी जानकारी के, ताकि सदस्य देख सकें कि नियम लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू किए जा रहे हैं। और इस दस्तावेज में पारदर्शिता के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं, इसमें पारदर्शिता के बारे में बात नहीं की गई है, जो शायद इसकी एक संभावित कमजोरी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब एक संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो वो विफल हो जाता है। बिल्कुल से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये दस्तावेज एक आदर्शवादी विजन, अच्छी नागरिकता और सहयोग वाला, हाँ, उसको बहुत ही व्यवहारिक और सख्त नियमों के साथ संतुलित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा खाका है जो स्पष्टता को प्राथमिकता देता है। क्या अपेक्षित है, क्या अस्वीकार्य है और परिणाम क्या होंगे, सब कुछ साफ साफ बताया गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ये अनुमान लगाने का कोई काम नहीं छोड़ता, जो सदस्यों और मॉडरेटरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा ढांचा बनाता है जहां हर कोई जानता है कि वे कहाँ खड़े हैं। तो हम अपनी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। इस पूरे दस्तावेज को समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या नियमों का एक सेट वास्तव में एक सकारात्मक संस्कृति का निर्माण कर सकता है, या ये सिर्फ सबसे बुरे व्यवहार को रोकने के लिए एक बाड़ की तरह है? मेरा मानना है कि यह बाड़ लगाने जैसा ही है। यह दस्तावेज अपने आप में एक अच्छी संस्कृति नहीं बना सकता। अच्छा, ये दस्तावेज उस संस्कृति को बनाने के लिए जमीन तैयार करता है। जैसे खेत में से खरपतवार निकालना। बिल्कुल सही उदाहरण। ये खरपतवार यानी बुरे व्यवहार को हटाता है ताकि अच्छे पौधे यानी सकारात्मक जुड़ाव उग सकें। तो ये जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। तो संस्कृति बनाने का असली काम कहाँ होता है? ये होता है कम्युनिटी के लीडर्स और उन अच्छे नागरिकों द्वारा जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। जब कोई नया सदस्य शामिल होता है और समुदाय के पुराने सदस्य उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, तो ये एक कल्चरल स्टैंडर्ड सेट करता है। सही बात है। जब कोई मुश्किल सवाल पूछता है और दूसरे सदस्य उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, तो ये एक कल्चरल स्टैंडर्ड सेट करता है। सही। नियम केवल सबसे बुरे व्यवहार को रोक सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने का काम समुदाय को ही करना पड़ता है। एग्जैक्टली। ये वास्तव में एक रोड मैप की तरह लगता है कि कैसे एक स्वस्थ ऑनलाइन स्थान बनाया जाए और उसे बनाए रखा जाए। ये महत्वाकांक्षी है, पर इसके कदम व्यवहारिक और स्पष्ट हैं। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। यह दस्तावेज प्लेटफॉर्म यानी पाई और उसके सदस्यों के बीच एक सामाजिक अनुबंध बनाता है। हाँ। लेकिन एक तीसरा खिलाड़ी भी है, एल्गोरिदम, जो ये तय करता है कि कौन सी सामग्री देखी जाती है। ओह, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। यह दस्तावेज अच्छाई, नागरिकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। लेकिन क्या होगा अगर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम टकराव और सनसनीखेज सामग्री को बढ़ावा देता है? तब तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो असली सवाल ये है, एक समुदाय की संस्कृति कितनी हद तक अपने नियमों से निर्धारित होती है और कितनी हद तक उस कोड से जो पर्दे के पीछे चल रहा है? जिम्मेदारी सिर्फ नियम बनाने पे खत्म हो जाती है, या उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उसका जो पूरा डिजाइन है वो उन नियमों का समर्थन करे? ये एक बड़ा सवाल है। Thank you for watching. Please subscribe, like, share and comment. धन्यवाद।